हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों कायरल कार्बन की। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इन द फॉलोइंग। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट है तो क्या है बच्चों, ये दोनों कायरल होगा ना, है ना। sp3 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये इसमें देखो बच्चों ध्यान से, तो इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये CH3 है, तो ये दो ग्रुप तो ठीक है डिफरेंट है। बट यहाँ से अगर ये देखोगे तो ये G1 है और ये G2 है, तो ये G1 नॉट इक्वल टू G2 है। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या होगा, ये कायरल नहीं है, एक भी कायरल नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें जो कायरल कार्बन है वो 0 है। ठीक है, इसमें 0 कायरल कार्बन है। उसी प्रकार यहाँ पे बच्चों इसमें क्या होगा, 2 कायरल कार्बन है, ये और ये। ठीक है, कैसे पता, ये देखो ये CH3 ये H है, यहाँ से ये ग्रुप देखोगे। ठीक है, तो ये G1 है, ये G2 है, अलग होगा। सेम यहाँ पे अगर देखोगे बच्चों, ठीक है, तो ये CH3 है, यहाँ पे H होगा, यहाँ से इसको भागो, है ना, तो G1 G2 दो, G1 नॉट इक्वल टू G2। इसमें 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इसमें देखोगे तो ये कायरल जो है, एक तो ये रहेगा ही, दिख ही रहा है, और एक नाइट्रोजन भी है। तो इसमें कायरल कार्बन जो है वो 1 है। ठीक है, कायरल कार्बन 1 है, कायरल नाइट्रोजन भी 1 है। अब कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर इसमें 2 है। ठीक है, अगला है ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान से देखो बच्चों तो ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है बच्चों, है ना। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो ये जैसे ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये देखो बच्चों ये भी कायरल होगा, है ना, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, चारों ग्रुप बस देख लोगे बच्चों। ठीक है, ये भी कायरल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कायरल कार्बन है। इसी प्रकार से ये है, ये बेंजीन है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ठीक है, तो कायरल, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा, ये भी होगा और ये भी। sp3 एटम देखना है, 4 ग्रुप अलग देखना है। ठीक है, अगला इसी में आता है बच्चों स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तो
स्टीरियो सेंटर जो होता है कि जिसके अबाउट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल अगर है या ऑप्टिकल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, काइरल कार्बन, काइरल एटम डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन, ठीक है, के दोनों कार्बन जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो, जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो, तो ऐसे सेंटर को स्टीरियो सेंटर कहते हैं, है ना। ऐसे सेंटर को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड स्टीरियो सेंटर, ठीक है। तो जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे है CH3H है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br है और CH2 CH3। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर जो है बच्चों ये भी है और ये दोनों हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 3 स्टीरियो सेंटर, तो जिसके अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता हो। स्टीरियो सेंटर का मतलब क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहाँ पे होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल होता है उसको हम लोग स्टीरियो सेंटर कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला है जैसे ऑल स्टीरियो सेंटर आर काइरल सेंटर, क्या ये सही है बच्चों, नहीं, फॉल्स, क्योंकि अभी हमने कहा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल के दोनों, ठीक है। अगला है ऑल काइरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो बच्चों ये है, ठीक है। तो देखो ये देखो काइरल सेंटर है, ये भी है और ये भी है, ध्यान से दिख रहा है, ये G1 है और ये G2 है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो ये काइरल हो गया, ये भी काइरल हो गया, ठीक है। इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है, इसके अबाउट है। तो इसमें जो होगा ये काइरल कार्बन को ऐसे लिख दिया और ये जो है इसके अबाउट क्या है, ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। तो इसमें जो स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर वो कितने हैं, 4 है, और काइरल कार्बन कितने हैं, वो है 2। तो डबल बॉन्ड जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल है, दोनों कार्बन स्टीरियो सेंटर होते हैं, ठीक है, समझ गए, दोनों कार्बन क्या होते हैं, स्टीरियो सेंटर है। तो जैसे अगला है
अब इसमें देखो बच्चों 2 कायरल कार्बन है, ठीक है ना, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, ठीक है। तो उसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। और स्टीरियो सेंटर भी इसमें कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अगला होता है बच्चों, एक है स्यूडो, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है बच्चों, तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो देखो इसके अबाउट बच्चों ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, क्योंकि 8 मेंबर रिंग है। ये देखो ये कायरल है ना, ये भी कायरल है, इसके अबाउट भी ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकल के दोनों एटम को गिन लोगे, है ना, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अबाउट जो है वो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है। तो एक ये स्टीरियो सेंटर होगा, ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर जो है वो कितने हैं बच्चों, 6 है, और कायरल कार्बन कितने हैं, वो है 2, ठीक है। ये कायरल कार्बन भी है। अगला बच्चों स्यूडो कायरल सेंटर। तो जैसे मान लो बच्चों ये कायरल है, जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे H है और ये OH है। अभी ध्यान से देखोगे तो ये जो दोनों ग्रुप है, ठीक है बच्चों, ये जो दोनों ग्रुप है, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, यस। देखो ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो इस समय ये कायरल नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर ये वाला भी ट्रांस है, कैसे पता चला ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट जा रहे हैं ना, 120 डिग्री बनाओगे तो ये भी ट्रांस है, तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए ना। ये G1 है और ये G2 है, तो G1 इज इक्वल टू क्या है, G2 है, ठीक है। इसलिए नाउ इट इज़, है ना, नाउ इट इज़ नॉट कायरल, अभी ये कायरल नहीं है। लेकिन अगर हम इसी में एक को हम सिस कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, अब ये देखो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। तो अब ये जो दोनों ग्रुप हो गए बच्चों, है ना, देखने में दोनों सेम थे बट, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। अभी ये जो है ये क्या है, नाउ इट इज़ कायरल। तो एक बार वो कायरल हो जाए और एक बार वो एक कायरल हो जाए, मतलब उसकी कायरलिटी डिपेंड करता है दूसरे की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो जब दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन पे वो डिपेंड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो कायरल सेंटर, ठीक है। तो एनी कार्बन, ठीक है ना, विच विल बी, है ना, कायरलिटी ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन, एनी कार्बन, है ना, कायरलिटी ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन configuration of other
टू ग्रुप इज कॉल्ड स्यूडो कायरल। समझ गए कि समटाइम्स इट इज़ कायरल एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट कायरल। ठीक है, तो कभी वो कायरल हो जाएगा और कभी वो ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो जब कन्फिग्रेशन, क्योंकि दोनों ग्रुप का क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो कायरल एक बार जरूर होगा, ये तय है। ऐसा नहीं है वो कभी कायरल नहीं होगा, एक बार जरूर होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आ सकता है क्योंकि उनका कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यह है बच्चों कंडीशन फॉर स्यूडो कायरल सेंटर। पहला कंडीशन है कि sp3 कार्बन हैविंग टू डिफरेंट ग्रुप। सेकेंड, the other two different group are identical, having showing geometrical isomerism, cis trans और EZ, और showing ऑप्टिकल। ठीक है, ये तो उसको हम लोग बोलते हैं जो स्यूडो कायरल कार्बन। स्यूडो कायरल कार्बन भी कायरल होता है, बट एक बार वो कायरल नहीं भी होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कायरलिटी दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे बच्चों ये के है CH3CHOH CHOH। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या होगा, ये स्यूडो कायरल। ठीक है, ये सब कायरल है ना, ये जो है वो कायरल है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, जैसे कायरल होता है उसका कन्फ्यूजन होता है RS, R होगा या S। जैसे आप बोलते हैं ना EZ होता है या सिस ट्रांस होता है, तो वैसे कायरल कार्बन का कन्फ्यूजन RS। तो अगर दोनों RR हो जाएगा या दोनों SS हो जाएगा तो उस समय वो सेम हो जाएगा। RS होगा तो वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बच्चों ये है CH3CHOH CHOH। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्यूडो नहीं है ना, सब कायरल कार्बन है, कोई स्यूडो नहीं है। बताओ, सोच के देख लो। जैसे मान लो आपने सोचा कि सर ये स्यूडो है, क्या नहीं है, कैसे है, ये ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये OH है और ये CH3। इसके बारे में अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे H है ना, देखो यहाँ पे क्या है, H है, OH है और एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। तो क्या ये दोनों ग्रुप कभी सेम होंगे, नहीं। जब सेम हो सकते हैं, जैसे इस केस में देखोगे तो H और OH है ना। अब इससे लगा हुआ ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, ये दोनों देखो सेम है ना, ये सेम भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे, क्योंकि इनका कन्फ्यूजन अलग होगा। जैसे यहाँ पे हम बात किए थे, ठीक है, कि ये जो है अभी ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, मगर ये सिस हो सकता है, ये ट्रांस हो सकता है, तब तो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो एक बार वो डिफरेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिफरेंट कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये है बच्चों स्यूडो का मतलब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी स्यूडो नहीं है, तो नो स्यूडो कायरल। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्यूडो कायरल कार्बन नहीं है। उसी प्रकार से जैसे यह है CH3CHBr CHCl। अब देखो बच्चों ये स्यूडो हो जाएगा, स्यूडो कायरल कार्बन। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर देख लोगे, ठीक है, तो ये ग्रुप सेम है,
उसी प्रकार से ये है CH3CH Br, ये सब कायरल है, इसमें कोई भी सूडो नहीं, 3 कायरल कार्बन, नो सूडो। उसी प्रकार से बच्चों ये है, तो यहाँ पे ये देखो बच्चों सेम है ना, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल नॉट पॉसिबल, इसमें भी ज्योमेट्रिकल नॉट पॉसिबल। तो नो कायरल कार्बन, नो सूडो कायरल कार्बन। अगला है बच्चों मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू शो ऑप्टिकल आइसोमर। मिनिमम नंबर ऑफ कायरल मिनिमम नंबर ऑफ कायरल कार्बन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे अगर अल्केन है बच्चों, तो अल्केन में कई बार पूछ सकता है उसका मिनिमम मोलर मास क्या हो। जैसे H सबसे कम, उसके बाद क्या रखोगे CH3, दूसरे नंबर पे क्या रखोगे इथाइल, है ना, चारों ग्रुप डिफरेंट करोगे ना तो प्रोपाइल करोगे, ये आएगा। तो देखो 3 कार्बन इसमें, 3 2 5 2 7, ठीक है, तो टोटल 7 कार्बन है बच्चों, ठीक है। तो इसका अगर मोलर मास देखोगे तो क्या आएगा C7 CnH2n + 2, तो 16 आ जाएगा। तो कितना आएगा 84 + 16 कितना आएगा बच्चों 100 आ जाएगा। तो पूछेगा कि मिनिमम मोलर मास ऑफ एल्केन, ठीक है ना, विच इज़ हैविंग 1 कायरल कार्बन, तो 100 आएगा। अगर आइसोटोप ले लेंगे बच्चों, है ना, जैसे मान लो कहा कि एल्केन की बात है, कहा कि हाइड्रोकार्बन अगर है, ये देखो बच्चों हाइड्रोकार्बन, तो मिनिमम मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर लोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा कितने कार्बन है गिन लो, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो C6 हो जाएगा, ठीक है, C6 और H, ठीक है, 2 1 3 1 4 3 7 1 8 H8, ये आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 72 + 8 कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये मिनिमम मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा, जिसमें क्या होगा 1 कायरल कार्बन होगा। अब कई बार ऐसा आइसोटोप अगर ले लिया हमने CHDT और CH3, ये आइसोटोप ले लिया, है ना, तो इसका मोलर मास क्या है, ये है C2H4DT, है ना, ये आ जाएगा। इसका मोलर मास कितना है 24 + 2 + D का, है ना, क्या आएगा 2 आएगा, इसका 3 आएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, एल्केन पूछेगा तो उसका मोलर मास 100 आएगा, हाइड्रोकार्बन पूछेगा तो मोलर मास 80 आएगा, ठीक है। अगर आइसोटोप रहेगा तो इस तरह से करेंगे। अल्कीन कहेगा, है ना, जैसे कहा कि अल्कीन है, तो अल्कीन का क्या जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है ना, CnH2n होता है। तो यहाँ पे भी देख लोगे तो ये क्या लिखोगे, एक C फिर H फिर CH3 फिर अल्कीन बनाओगे, डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद, ठीक है। इसमें कितना कार्बन है 2 2 4 2 6, तो C6H12 है, ठीक है। तो 72 + 12 तो 84 आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर मास पूछ सकता है, क्लियर। एल्काइल हैलाइड पूछ सकता है, एल्कोहल पूछ सकता है, जैसे एल्कोहल हो गया तो यहाँ पे OH रख दिया, ठीक है, ये CH3 रख दिया और ये CH2 CH3, तो ये एल्कोहल हो गया, ठीक है। एल्काइल हैलाइड रख दिया तो यहाँ पे C, यहाँ पे F रख लोगे, यहाँ पे CH3 रख लोगे, H रखोगे और C2H5। तो 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। sp3 कार्बन रखोगे 4 डिफरेंट। अब फंक्शनल ग्रुप पूछेगा या फिर, है ना, हाइड्रोकार्बन पूछेगा या अल्काइन पूछेगा या अल्कीन पूछेगा, ठीक है। तो वैसी केस में
वैसी केस में जो होगा ठीक है, आप ग्रुप्स को रख दोगे। अब हम बात करेंगे बच्चों RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कन्फिगरेशन ऑफ एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, या इसको वही बोलते हैं CIP रूल, कान इनगोल्ड प्रीलॉग। तो जैसे वहाँ पे बच्चों हम लोग EZ निकालते थे, वैसे यहाँ पे RS कन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। नहीं, मैं अभी वीडियो ही बना रहा था, तो आज 2 हो जाएगा, 2 कल हो जाएगा, मतलब 12 लग रहा है सर। हाँ देख लेंगे, नहीं तो 11 में या 12 हो सकता है, मतलब। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से किया है, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं है इनको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हम्म 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 हम्म। नहीं, उसको बोलेंगे वीडियो को स्लो कर दो। हाँ 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 हाँ। हम्म 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 नहीं, स्पीड स्लो कर लो ना, 20 बार देखो तुम। हाँ। हम्म 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, ठीक है, तो सर बाद में बात करते हैं। हाँ हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज़? हेलो।
तो इसमें देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे ना कि प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। और बेसिस वही रहेगा बच्चों, एटॉमिक नंबर, जैसे हम लोग ईजेड में करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे ये कन्फिगरेशन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1 से क्या जाते हैं बच्चों, 3 वाया 2। कैसे जाओगे, 1 से 3 वाया 2, ठीक है। तो अगर ये क्लॉकवाइज होता है ना, अगर ऐसे क्लॉकवाइज आता है तो इसको बोलोगे कि ये कन्फिगरेशन आर है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, ठीक है, तो उसका कन्फिगरेशन क्या होगा, एस होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज जाता है तो उसका कन्फिगरेशन होगा आर, और एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो उसका कन्फिगरेशन होगा एस, ठीक है। कैसे, 1 से 3 वाया 2। अब इसमें देखना ये है बच्चों कि जो लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना, इसमें क्या है कि लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि अगर लास्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है, चाहे ऊपर है या नीचे, और 1 से कहाँ जाते हो, 3, 2 को टच करते हुए वाया 2, 1 से 3 जाना है वाया 2, ठीक है। 4 को इग्नोर करेंगे। हाँ सर, हाँ आवाज़ चली जा रही पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, उससे कुछ नहीं होता सर, कोई सा भी साइन है उसके हैंड राइटिंग मैच करी जाए ना, वही लिखवाया जाए। टाइम ही काट रहे हैं। हाँ हाँ। हम्म
तो इसमें बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है ना वो वर्टिकल लाइन पे अगर है और 1 से 3 जाते हैं 2 को टच करते हुए। देखो ध्यान से, जैसे मान लो अगर हमने कहा कि इस तरह से जैसे 1 है, ठीक है, 3 है, 2 है और ये 4 है। तो देखो 4 कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है। तो 1 से 3 जाओगे, ठीक है, वायर 2। 1 से 3 वायर 2 मतलब कैसे, क्या ऐसे जाएंगे, क्या नहीं जा सकते ऐसे, क्योंकि 1 से 3 2 को तो टच किया नहीं। तो 2 को टच कैसे करोगे, इधर से जाओगे। तुम कहोगे सर 4 टच हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं, 4th को नेगलेक्ट करते हैं, समझ गए। तो 1 से 3 जाना है, 2 को टच करते हो तो ऐसे जाओगे, ठीक है। तो लास्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन पे है। तो 1 से 3 जाओगे ऐसे 2 को टच करते हुए, तो ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एस आएगा, समझ गए। ये क्या होगा, ये एस होगा। उसी प्रकार जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो 4 क्या है, वर्टिकल लाइन पे है। तो 1 से 3 जाओ, वायर 2 ऐसे जाओगे, क्लॉकवाइज आया तो ये आर होगा, समझ गए। तो जो आ रहा है बिल्कुल सही है। अगर 4th प्रायोरिटी वर्टिकल पे होना चाहिए, यहाँ पे अगर कर दिया 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 से 3 वायर 2 ऐसे जाओगे, ठीक है, 2 को टच करते हो तो ये भी क्या आया, आर आया, ठीक है, समझ गए। तो 1 से 3 जाना है, वायर 2। 4th प्रायोरिटी कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर या नीचे होना चाहिए। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि 4 हमेशा ऊपर या नीचे होगा। तो अगर 4 अगर ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा, है ना, 4 1 2 और 3। तो ऐसे केस में बच्चों या तो क्या कर दो, 4th को वर्टिकल लाइन पे कर दो, क्या कर दो, 4th को वर्टिकल लाइन पे कर दो, या फिर 4 को वर्टिकल लाइन पे मत करो, जैसे वैसे ही निकालो, ठीक है ना। तो इसमें ये होगा कि अगर क्या होगा, 4th हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, लाइन पर है, ठीक है, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है ना, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जो आएगा उसका अपोजिट सही होगा, जो आएगा उसका क्या होगा, अपोजिट करेक्ट होगा। मतलब आर आएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, वो एस। जैसे मान लो हमने कहा यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 1 से 3 वायर 2 ऐसे ही जाओगे। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड क्या आया, ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड है आर, बट एक्चुअल यानी कि जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, वो एस होगा। तो ये आपका करेक्ट है ना, क्योंकि 4th कहाँ पे बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। 4th को कहाँ पे होना चाहिए था, वर्टिकल लाइन पे। तुम कहोगे सर वर्टिकल लाइन पे ये जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। जैसे देखो 4 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 इंटरचेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 इंटरचेंज। 2 इंटरचेंज करने से कन्फ्यूजन चेंज नहीं होता है, 1 इंटरचेंज करने से कन्फ्यूजन चेंज हो जाता है। क्या मैंने बोला कि 2 इंटरचेंज कर लो, या 4 इंटरचेंज कर लो, या 6 इंटरचेंज कर लो, मतलब इवन इंटरचेंज कर लोगे, इवन इंटरचेंज। तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब आइडेंटिकल बनेगा। और अगर 1 इंटरचेंज कर लो, 1 इंटरचेंज, ठीक है, या 3 इंटरचेंज करोगे, या 5 इंटरचेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, अपोजिट, या उसको बोल देंगे मिरर इमेज आ जाता है। क्या आ जाता है, मिरर इमेज। ये मिरर इमेज क्या है, अरे मिरर के सामने जो इमेज बनता है, जैसे यहाँ पे मिरर रख दो। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इसका इमेज बनाओगे, इमेज क्या आएगा, इधर 2 बन जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 ही रहेगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है बच्चों, लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे इसका कन्फिगरेशन अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 से 3 वायर 2 ऐसे जाओगे। 4th कहाँ पे, वर्टिकल पे है, तो ऑब्जर्व्ड क्या है, ऑब्जर्व्ड है एस, और एक्चुअल भी क्या है,
एस है, समझ में आया, क्योंकि फोर्थ यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे है। तो यहाँ पे देखो 1 से 3 वाया 2 ऐसे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या है आर, और एक्चुअल भी क्या होगा आर होगा। तो इनमें ज़रा ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो कैसे मिरर इमेज हुए, क्यों मिरर इमेज है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन देखो 1 और 2, ये 1 और 2, ये देखो क्या हो रहा है इंटरचेंज हो गया ना। तो अगर एक इंटरचेंज होगा तो मिरर इमेज मिल जाएगा, समझ गए। एक इंटरचेंज होगा तो मिरर इमेज होगा, अगर 2 इंटरचेंज होगा तो सेम आ जाएगा। तो इसीलिए अगर हमने कहा बच्चों, जैसे मान लो अगर यहाँ पे है 1 2 है ना, 3 और 4, तो इसके हम लोग कितने लिख सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। टोटल 24 तरीके से इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फैक्टोरियल 4 से। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा, 24 तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसमें देखो जैसे 1 2 है, अब अगर मैं चेंज कर लूँ, इधर 2 कर लूँ इधर 1 कर लूँ, एक इंटरचेंज हुआ, इधर 4 कर लूँ इधर 3 कर लूँ, ये दोनों का कन्फ्यूजन अगर निकालोगे बच्चों तो सेम आएगा। देखो यहाँ पे क्या है कि 1 से 3 वाया 2, 1 से 3, ठीक है ना, वाया 2, तो ये ऐसे जाओगे तो ये क्या आया, ऐसा आ गया 1 से 3 वाया 2। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 से 3 वाया 2, 1 से 3 वाया 2, ऐसे जाओगे तो ये क्या आ गया, आर आ गया, सॉरी ये भी तो ऐसा आया, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये भी ऐसा है, देखो सेम। तो 2 इंटरचेंज करोगे तो सेम कन्फ्यूजन आएगा, ठीक है। और अगर एक इंटरचेंज कर लो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। पहले इसका पहले जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 से 3 वाया 2, 1 से 3 वाया 2 ऐसे जाओगे तो क्या है, ऑब्जर्व है एस, और एक्चुअल भी एस होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ वर्टिकल लाइन पे है। अब इसमें एक इंटरचेंज कर लो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लो, इधर 4 कर लो, इधर 3 कर लो, इधर 2 कर लो, इधर 1 कर लो। अब 1 से 3 वाया 2 जाओगे, है ना, तो इसमें क्या हुआ, एक इंटरचेंज हुआ। तो एक इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है। तो देख लो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व है आर, और एक्चुअल भी क्या होगा, आर हो गया। तो आर का अपोजिट क्या होता है, एस, एस का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये है बच्चों, यहाँ पे है COH है, यहाँ पे H है, इधर CH3 है, इधर Br है। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, ब्रोमीन का है ना। तो इसको 1 दोगे, और इसको क्या दोगे, 2 दोगे, ये 3 दोगे, और ये क्या दोगे, 4 दोगे। तो 1 से 3 वाया 2, ठीक है। अब ये फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है, तो ये ऐसे क्या आ रहा है, ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व है आर, एक्चुअल क्या होगा, एस होगा, क्योंकि फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे होता, ठीक है, ये करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है CHO है, इधर है OH है, इधर COH है, इधर है Cl है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Cl को मिलेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इसको 2 को मिलेगा, सॉरी 2 किसको मिलेगा, OH को मिलेगा, एटॉमिक नंबर OH का है ना 1। बच्चों EZ वाला देख लो, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 3 है, और ये क्या है 4। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, ठीक है। तो 1 से 3 वाया 2, 4 को इग्नोर करते हैं, 1 से 3 वाया 2, 4 को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर, ठीक है, 4 को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो 1 से 3 वाइल मूविंग है ना, वाइल मूविंग, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें ऑब्जर्व है, क्या है, ऑब्जर्व है आर, और एक्चुअल क्या होगा, एस होगा। एक्चुअल मतलब ये हमारा आंसर बताएंगे, हमने निकाला आर, लेकिन बताएंगे आंसर एस, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। फोर्थ को कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लो ये बच्चों, यहाँ पे है NH2, इधर है OH, इधर है Cl, इधर है Br। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, ब्रोमीन का है। इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। तो 1 से 3 वाया 2, 1 से 3 वाया 2 ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या आ रहा है बच्चों, एस है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, एक्चुअल आंसर जो होगा वो होगा आर,
समझ गए बच्चों? अब बच्चों अगर 2 कायरल कार्बन है, इफ 2 कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो इसमें अलग अलग निकाल लोगे बच्चों। जैसे मान लो ये है OH है, इधर है COH है, इधर H है, इधर OH है, इधर H है, इधर, तो ये आपका C1। जैसे IUPAC नेमिंग करोगे तो 1 इसी को दोगे ना, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी यही होता है मेरिट लिस्ट में। 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। IUPAC क्या नाम होगा बच्चों? 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, है ना। ये क्या होगा? 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, ये आएगा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसमें यही करना है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हो गया, अब जैसे ये क्या है बच्चों, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। कायरल कार्बन कौन कौन है? C2 और C3, यही कायरल है। तो पहले C2 अगर कन्फिगरेशन निकाल लो तो इसको COH लिखोगे, इसको OH लिखो, इसको H, और नीचे वाले को क्या मान लो? एक ग्रुप मान लो, इससे OH लगा है और CH3, यही तो है ना। इसको ऐसे एक ग्रुप मान लो बस, समझ गए? तो अब इसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर लो, है ना, जैसे EZ में किए थे, ठीक है। ये क्या होगा? ये 1 होगा। 2 किसको जाएगा? इसको जाएगा, है ना। COH में देखो, COH को कैसे खोलोगे? COH को बताया था ना, O और इधर OH, इधर OH, इधर क्या है? C, और ये जो है CH, OH और CH3। अब इसमें प्रायोरिटी देखो, तो यहाँ 1 पे ये टाई हो गया, है ना, ये भी है। इसका अगला बेस्ट जो है वो OH है, यहाँ भी OH है। इसका अगला बेस्ट O है, यहाँ पे तो O है ही नहीं, कार्बन में, इसलिए ये जीत जाएगा, ठीक है। इसलिए तुमने क्या दिया? इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, ये नीचे वाला 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो क्या जाओगे? 1 से 3 वाया 2 ऐसे जाओगे। तो ऑब्जर्व क्या आया? ऑब्जर्व आया है S, बट एक्चुअल आंसर क्या होगा? R हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि लास्ट प्रायोरिटी कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल पे। अब C3 वाले को निकालो, है ना। तो यहाँ पे देखो CH3 OH H, और इधर अब क्या लगा है? CH OH, और यही तो लगा है, यही तो है C2 पे। तो अब इसका भी निकाल दो। देखो, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा और ये 4 मिलेगा ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? सबसे कम है। तो 1 से 3 वाया 2। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्व क्या आया? ऑब्जर्व आया S, और एक्चुअल क्या होगा? एक्चुअल होगा R। तो दोनों का क्या आ रहा है बच्चों? R और R आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी R आया है और इसका भी R आया है, ठीक है। तो या तो ऐसे लिख लो, या तो बिना लिखे भी किया जा सकता है, बस तुमको सही से एक बार प्रैक्टिस करना। जैसे फिर लेते हैं COH OH, इधर Cl ले लिया, ठीक है, इधर ले लिया हमने CH3, इधर Br ले लिया, इधर H ले लिया, ठीक है। अब इसका आपको निकालना है। तो इसमें फर्स्ट एटम क्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। तीसरा नंबर जो मिलेगा बच्चों, नीचे वाले ग्रुप को मिलेगा, है ना। जो थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी जो होगा वो नीचे वाले को मिलेगा, ठीक है। तो क्यों मिलेगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। कार्बन से क्या लगा है? ऑक्सीजन लगा है। यहाँ पे कार्बन से क्या लगा है? ब्रोमीन लगा है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या होगा? ये नीचे वाला थर्ड आएगा, ठीक है, और ये 4 आएगा। अब देखो, जो फोर्थ वर्टिकल पे है, तो जो आएगा वही सही आंसर होगा। 1 से 3 वाया 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व क्या आया? ऑब्जर्व आया R, और एक्चुअल भी क्या होगा? वो R ही होगा, क्योंकि लास्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे। क्लियर? नीचे वाले को निकालते हैं। तो देखो, इसको दोगे 1, 2 किसको दोगे? ऊपर वाले को दोगे, है ना, और 3 इसको आएगा, और ये 4 आएगा।
अब देखो लास्ट प्रायोरिटी किसको है ना, 4 है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो 1 से 2, 3 वायर 2 ऐसे जाओगे। यहाँ पे ऑब्जर्व क्या है, वो है S, और एक्चुअल क्या होगा, वो होगा R। ठीक है, तो इसलिए इसका जो कन्फेक्शन क्या आया, C2 आ गया आपका R, और C3 भी क्या आ गया, R आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगर कायरल कार्बन आपको दिया हुआ है ना, मोर देन 1, तो आप इसी तरह से निकाल देंगे। समझ गए? ठीक है, तो इसी को बच्चों अब हम लोग यूज करेंगे, है ना, सीखेंगे। तो अब हम कुछ डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, जैसे है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर्स, ठीक है, तो ये पहले ध्यान रखो कि किसी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज ठीक है, किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेंशियोमर, एक दूसरे के इनेंशियोमेरिक पेयर कहे जाते हैं। इनेंशियोमर को हम लोग DL आइसोमर कहते हैं, DL आइसोमर भी कहते हैं। ठीक है, या प्लस ये माइनस S, एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या होगा, लियो होगा। तो इनेंशियोमर्स का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे की, है ना, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे OH रखा है ना, इधर CH3 रखा, इधर Br रखा, इधर H रखा, तो ये आपस में जो है ना, यही दोनों इनेंशियोमर बच्चों, इधर Br आएगा, इधर H आएगा, OH आएगा और CH3। तो ये दोनों बच्चों क्या है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये दोनों जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्यों, कैसे, देखो इसको उठा के यहाँ रख दोगे, ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दोगे, एकदम सीधा सीधा, इसको पकड़ो, इसको उठाओ, यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा, ये H के ऊपर ब्रोमीन आएगा और ब्रोमीन के ऊपर H आएगा। देखो है ना, इधर इसका Br क्या राइट में है, तो ये तो राइट में जाएगा, और इसका H लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है कि इसको, या अगर इसको उठा के यहाँ रखोगे, ठीक है बच्चों, जैसे मान लो कि जैसे जूता है ना, शूज़ है, चप्पल है, कुछ भी ले लो, तो एक चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है कि जैसे आपका लेफ्ट फुट है और राइट फुट है, तो बायां पैर है ना दाहिने वाले जूते में नहीं फिट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो पैर है, आपका जो फुट है, वो ऑप्टिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट है, तो जूता भी जो है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब एक ऑब्जेक्ट या एक मॉलिक्यूल की तो बात हो रही है जो सिमेट्रिकल नहीं हो। ठीक है ना, तो जो सिमेट्रिकल नहीं है वही ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ गए? तो मतलब कि दाहिने पैर का जूता बाएं पैर में एग्जैक्टली फिट होके नहीं पहना जा सकता। पहनने के तो पहन लेते हैं छोटे बच्चे, बट वो एग्जैक्टली फिट नहीं होता है। तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी नाप का हो, उसी तरह से हो, है ना, वही कॉर्नर हो, वही है ना अंगूठा हो, है ना, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट नहीं होना, कि उसके लिए जो कवर तैयार करो वही कवर दूसरे के लिए फिट नहीं हो। ठीक है बच्चों?
जैसे बच्चों क्या होता है ना, कुछ चेयर होती है ना, जो कंप्यूटर टेबल होता है, चेयर होता है, उसमें देखते हो ना कि राइट हैंड पे राइटिंग पैड होता है लिखने के लिए, है ना। कुछ ऐसी भी चेयर आती हैं जो लेफ्ट हैंड के लिए होता है, क्योंकि कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्टी होते हैं, तो लेफ्टी वालों का चेयर अलग होता है, राइट हैंड वालों का अलग चेयर होता है। तो ये दोनों जो चेयर हो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक ठीक फिट ना हो, या फिर उसके लिए जो कवर तैयार होगा वो उसके लिए अलग होगा। जैसे आप राइट हैंड के ग्लव्स को लेफ्ट हैंड में एग्जैक्टली नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड में जो अंगूठा है वो राइट साइड है और लेफ्ट हैंड में जो अंगूठा है वो लेफ्ट साइड है, समझ गए। तो दिस इज द डिफरेंस ना, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक बच्चों। तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स का मतलब है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, केवल और केवल क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज लाइट होता है ना, कि जैसे अगर है ना, अगर ये पीपीएल को है ना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, है ना, क्लॉकवाइज करेगा, तो ये पीपीएल को क्या करेगा, ठीक एंटी क्लॉकवाइज करेगा, उतना ही करेगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रोटेट करेगा तो थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री रोटेट करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस होता है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, जस्ट एक मिरर इमेज है ना। जैसे मान लो अपने तुम मिरर में अपना फ़ोटो इमेज देखते हो, अब उसी इमेज को क्लोन करके बना दिया जाए तो उसमें और तुम में क्या अंतर होगा, ऑलमोस्ट कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ अंतर क्या होगा, जैसे मान लो अगर तुम राइट हैंड बैट्समैन हो गए तो जो तुम्हारा मिरर इमेज जो शीशे में से बाहर निकाला गया वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन होगा। तुम्हारे राइट आर्म्स में जितनी ताकत है वो उसके लेफ्ट आर्म्स में आएगा। तुम्हारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड है, उसमें उसके इमेज में, तुम्हारे इमेज में हार्ट में किधर आएगा, वो राइट साइड आ जाएगा। तो ये सिर्फ डिफरेंस होगा, बाकी जो तुम्हारा जो टेस्ट है, तुम्हारी जो पसंद नापसंद, सब कुछ सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है ना, लेफ्टी राइट हैंड वाला, ठीक है, तो ये मैटर कर जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। तो इन इन्स्ट्रूमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है, सेम होता है। डेंसिटी सेम होगा, सॉल्बिलिटी सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, विस्कोसिटी सेम होगा, वेपर प्रेशर सेम होगा, ये सब सेम होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता है कि ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ enantiomer are same except direction of plane polarized light, ठीक है। केवल डायरेक्शन मैटर करेगा ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, विस्कोसिटी, ठीक है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ये सब क्या होगा बच्चों, इनेंशियोमर का सब सेम होता है, ठीक है ना, सेम फॉर इनेंशियोमर, ठीक है, सेम होता है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, एक्सेप्ट रिएक्शन विथ काइरल रीजन, रिएक्शन विथ काइरल रीजन, ठीक है। तो जहाँ पे जो रिएक्ट करने वाला है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ दायां का बायां, बायां का दायां हो रहा है, सिर्फ इतना ही हो रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। बाकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के साथ डिफरेंस होगा जहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। तो इनेंशियोमर्स का मतलब होता है कि जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वो आपस में इनेंशियोमर्स होते हैं, बोथ इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। इनका प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ चेंज होगा, अगर एक थीटा है तो दूसरा -θ होगा, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, एक 60 डिग्री रोटेट करेगा तो दूसरा -60 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है। तो जो डिग्री ऑफ रोटेशन रहेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंस होगा। सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा,
केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ कायरल रीजन के साथ अलग होता है। तो जैसे कई बार पूछा जाएगा क्या हम इनैंशियोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, तो इनैंशियोमर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो इनको डिस्टिलेशन टेक्निक से इनैंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है।